हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कक्षा 12वीं की पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार भी होंगे। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी करते जाइए। ठीक है। इस वीडियो भाग 1 में हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के अध्याय 3 की कहानी ठेस को समझेंगे। कहानी ठेस समझने से पहले हम श्री फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि इस कहानी के लेखक हैं, इनके जीवन परिचय को समझेंगे और उसके बाद हम कहानी के सार को समझेंगे। ठीक है बच्चों, कहानी को जितना समझना आवश्यक है या कहानी समझना जितना आवश्यक है, उतना ही इन दोनों अंशों को भी समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में 50% प्रश्न इन दोनों अंशों से पूछे जाते हैं और कहानी से या अध्याय से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें सभी को अच्छे से समझना आवश्यक है और साथ ही याद रखना आवश्यक है। चलिए, तो हम सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय को समझते हैं। श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। रेणु ने विद्यालयीन शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। देश को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सन 1952 ईस्वी से राजनीति को छोड़ पूरी तरह साहित्य को समर्पित हो गए। सन 1970 ईस्वी में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये पद्मश्री एक पुरस्कार है जिसके द्वारा जो साहित्य के लिए दिया जाता है, तो इससे इन्हें सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को आप दिवंगत हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। आपके ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, आगिनखोर आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। ये जो हैं ये कहानी संग्रह हैं तीनों। ठीक है। तथा मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस कितने चौराहे आदि उपन्यास प्रकाशित हुए। ये उपन्यास हैं। आप जानते ही हैं, कहानी छोटी होती है। कहानी में मानव जीवन के एक अंश पर, एक घटना पर प्रकाश डाला जाता है और उपन्यास मानव जीवन का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक है। आपने कथाकार के साथ रिपोर्ट ताज लेखक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की है, तो ये रिपोर्ट राइटर भी रहे हैं, इसमें भी ये प्रसिद्ध हुए हैं। मैला आंचल और परती परिकथा उपन्यास के प्रकाशन के बाद रेणु जी हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन दोनों उपन्यासों ने पहली बार हिंदी भाषा के अभूतपूर्व व्यंजना कौशल, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता और लोक संस्कृति के सौंदर्य चित्रण की गहरी क्षमता से परिचित कराया। पहली बार उपन्यास में संगीत, चित्र, लोक संस्कृति आदि के सौंदर्य को भी इन्होंने पर भी प्रकाश डाला। इसलिए आपके आंचलिक उपन्यासों के आधार पर हिंदी में आंचलिक कथा परंपरा विकसित हुई। फणीश्वर नाथ रेणु जी को आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। ठीक है। तो रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक कथा, आंचलिक यानी ग्रामीण कथाकार भी इन्हें कहा जाता है। रेणु जी की भाषा आंचलिक परिवेश लिए हुए है, मतलब ग्रामीण परिवेश से ओतप्रोत है।
भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। भाषा में सर्वत्र प्रवाह है। आपके साहित्य में मानव जीवन की स्थानीय व्यक्तिकता विशिष्ट रूप से उभरी है। मानव जीवन की स्थानीय व्यक्तिकता मतलब जिस जगह मनुष्य रहता है वहाँ की परिवेश को उन्होंने अपने साहित्य में उभारा है। ठीक है, आप जीवन परिचय को समझ गए होंगे। मैंने बहुत सरल शब्दों में ही आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब हम कहानी के सार को समझते हैं। कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। ये जो ठेस कहानी है कलाकार के स्वाभिमान पर। ठेस कहानी एक सच्चे कलाकार की कहानी है, उसके स्वाभिमान पर केंद्रित है। जो सच्चे कलाकार होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, सहृदयी होते हैं और बड़े सरस होते हैं, उदार होते हैं। ठीक है, गांव का सिरचन बहुत शीतल। हाँ, इसके पहले मैं आपको ठेस का अर्थ बता दूं। ठेस का अर्थ है हृदय को, ठेस का अर्थ है चोट लगना। ठीक है, तो कहाँ हृदय को चोट लगना अर्थात मन दुखी होना। इस ठेस शब्द का अर्थ यहाँ पर यही है। गांव का सिरचन बहुत सुंदर शीतल पार्टी बनाता है। वह केवल पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर यह काम नहीं करता। जिस घर में वह शीतल पार्टी बनाने जाता है वहीं की कुछ महिलाएं अपनी कथन भंगिमा से उसे ठेस पहुंचाती। जो सिरचन नामक एक कलाकार है वो बड़ा स्वाभिमानी है, सहृदयी है, सच्चा कलाकार है। वो सुंदर सुंदर शीतल पार्टी बनाता है। वो पारिश्रमिक पर ध्यान नहीं देता, उसे धन दौलत से प्रेम नहीं है। वो कला का पुजारी है, वो कला से प्रेम करता है। जिस घर में वह शीतल पार्टी बनाता है उसी घर की महिलाएं कुछ कठोर शब्दों से उसे ठेस पहुंचाती हैं। जबकि जिस बेटी की विदाई के लिए शीतल पार्टी बना रहा था उसकी आत्मीयता उसे छू जाती है। उसका प्रेम व्यवहार उसे मन को अच्छा लगता है। वह किसी प्रलोभन में नहीं फंसता। वह जिसका काम करता है उसके सहज और आत्मीय व्यवहार का ही आग्रही रहता है। सिरचन जो है बिल्कुल लालची व्यक्ति नहीं है। वो तो जो प्रेम व्यवहार से काम लेता है उसका काम करता है, अन्यथा नहीं। जब उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता तब वह काम छोड़कर चला जाता है। कहानी के कथानक में वह बेटी की विदा के समय स्टेशन पर पहुंचकर अपने घर में बनाई गई शीतल पार्टी बेटी को भेंट करता है। वो काम छोड़कर तो चला जाता है लेकिन बेटी की आत्मीयता से प्रभावित होकर वह अपने घर पर ही उसकी मांगी हुई चीज़ों को बनाता है और उसको स्टेशन पर जाकर भेंट करता है। कहानी में सिरचन का चरित्र ग्रामीण कलाकार के आत्मगौरव को प्रकट करता है। तो इस कहानी में सिरचन के एक सच्चे कलाकार मन को दर्शाया है। जो सच्चा कलाकार होता है वो उसकी आत्मा, उसका मन, हृदय बड़ा उदार होता है और बड़ा सहृदयी होता है, बड़ा स्वाभिमानी होता है। तो उसी आत्मगौरव को इस कहानी में प्रकट किया गया है। और साथ ही लेखक ने गांव में इस तरह की कलाओं के लोप पर भी चिंता व्यक्त की है। आधुनिक युग में गांव की ये जो कलाएं हैं धीरे धीरे समाप्त होते जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग वैज्ञानिक युग हो गया है, विज्ञान का मशीनी युग हो गया है। तो आजकल कलाकारों की कला धीरे धीरे समाप्त हो रही है। दूसरा कारण ये भी है कि उन्हें उतना मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उनकी कला का उत्साहवर्धन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी उनकी कला धीरे धीरे समाप्त हो रही है।
तो इस कहानी से लेखक यही कहना चाहता है कि हम कलाकारों को मान सम्मान दें, उनकी कला को महत्व दें और उनका उत्साहवर्धन करें। इस तरह जो भारत की ग्रामीण कलाकार हैं या भारत के कलाकार हैं, उनको हम उन्हें हम क्या कहना चाहिए, महत्व दें, उन्हें हम जीवित रखें, उनके कार्य को हम जीवित रखें। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको इसका सारांश, है ना। तो अब अगले वीडियो भाग 2 में हम इस कहानी को अच्छी तरह समझेंगे। थैंक यू।